भूमिका के स्टार्ट करना है तो बस एक बार माँ बाग देवी को प्रणाम करती हूँ। माँ भारती हमेशा दिल में विराजमान रहे। हमारे हिंदी साहित्य के समकालीन लेखकों में अगर सबसे कोई सशक्त हस्ताक्षर मुझे नज़र आता है तो बहुत सारे लेखकों पे हमारी नज़र जाती है। उनमें से मिथिलेश्वर मुझे बहुत पसंद है और मिथिलेश्वर का एक कथन मुझे याद आता है कि लेखक का जो मन होता है वो एक गहरे कुएं की तरह होता है और उसमें उस कुएं में उसके अतीत की अनुभूतियाँ जज्ब होती हैं, लेकिन जज्ब हो के वो खत्म नहीं होती, वो हमेशा उसे अनुप्रेरित और अनुप्रमाणित करती रहती है। वो उन अनुभूतियों को स्वर देता है अपनी रचनाओं में और इस तरीके से वो एक बेहतरीन कृति को सौंपता है हम पाठकों को। हमारा यह कर्म है या फिर एक बात कहें कि इस तरह से कह सकते हैं कि जब लेखक हमें अपनी बहुमूल्य रचनाओं को सौंपता है तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि एक पाठक के तौर पे हम उन रचनाओं का मूल्यांकन करें कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। सर की नई कृति है कोई नया नाम दो। कोई नया नाम दो पे सबसे पहले अगर हम आवरण की बात करें तो ये अमाया सिंह हैं और डॉक्टर अंकिता सिंह, जो हमारी दीदी लखनऊ की किरण बेदी डॉक्टर सत्या सिंह की बेटी और पौत्री हैं। जी हाँ, मुझे पसंद है और मैं हमेशा जब भी उनको देखती हूँ तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर शौर्य और औदात्य आ गया है। तो इस तरीके से जो कुछ रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं पे मैंने पहले भी लिखा है, कुछ कहानियों पे, और कुछ जो हैं वो बाद की हैं। पहली कहानी पे अगर मैं बात करूँ तो बिन्नू, जो बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, एक आंचलिक कहानी जिसमें एक अशरीरी प्रेम को दर्शाया गया है जिसे हम प्लूटोनिक लव कहते हैं। प्लूटोनिक लव जिसमें दो बौद्धिक व्यक्ति अगर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, बौद्धिक ना कहे यहाँ पे तो वो दोनों आंचलिक है, कहीं से भी बौद्धिक नहीं है, लेकिन उनके बीच एक अगाध प्रेम का रिश्ता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत समय तक साथ बिताते हैं। लेकिन चूंकि जो पहला जो पात्र है, जो मुख्य पात्र है, वो एक धनाढ़ परिवार से आता है और बिन्नू जो है वो एक बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आती है, कमज़ोर तबके से कह सकते हैं। तो उन दोनों का प्रेम तब तक ही रहता है जब तक कि वो बाल्यकाल में रहते हैं। कैशोरावस्था को प्राप्त होते ही वो अपने पिता के कथनानुसार चला जाता है, नौकरी हो जाती है, विवाह हो जाता है और बहुत सारी परिस्थितियां उसको इस तरीके से डाल देती हैं कि एक तरह से बिन्नू को भूल सा जाता है कि कौन बिन्नू, कैसी बिन्नू। लेकिन अचानक से एक दिन उसके साथ एक हादसा होता है और उस हादसे में उसके पाँव वो गंवा देता है। पाँव गंवाते ही उसे पता चलता है कि जिन रिश्तों को वो अपना मान बैठा था दरअसल वो उसके थे ही नहीं, और जिस बिन्नू को वो भूल चुका था एकमात्र बिन्नू ही उसका सहारा बनने वाली थी। और यही होता भी है, जब उसे कोई नहीं मिलता उसे बिन्नू का सहारा मिलता है। बिन्नू कहती है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, जबकि आप जानते हैं कि बुढ़ापे में वो विकलांग हो चुका है, उसके सारे दौर गुजर चुके हैं, वो किस काम का है। मातृभावनाएं उसके दिल में है, उस प्रबल उच्छ्वासों से वो क्या कर सकता है। बावजूद उसके बिन्नू उसका हमेशा के लिए कहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। इससे हमें पता चलता है कि जो शरीरी प्रेम को हम तवज्जो देते रहते हैं, उस शरीरी प्रेम से इतर ये अशरीरी प्रेम हमारे अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार करता है। इस तरीके की मैंने एक रचना अभी कल रात पढ़ी है। मैं सच कहूँगी, इस मंच पे बैठे हुए प्रत्येक विद्वानों की रचनाओं में से मैंने 3-4 रचनाएं ही पढ़ी हैं जिन पे अभी कुछ देर में बाद में बात करूँगी। तंग नज़र जैसा कि एक किन्नर की जीवन की त्रासदी पे आधारित है और तंग नज़र में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये समाज किन्नरों को एक बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से देखता है। चूँकि आप सब भीष्म सर के लेखन से और उनकी कार्यशैली से, उनके जो सामाजिक सद्भावना है किन्नरों के प्रति, उससे परिचित हैं, तो आप जानते हैं कि उनका एक अलग नज़रिया है और उसी नज़रिए को वो चाहते हैं कि समाज भी उनको उसी नज़रिए से देखे। ये कहानी उस तरफ का संदेश देती है। और गुच्छो गरिया जो कि एक समलैंगिक व्यक्ति के जीवन पे आधारित है। अब चूंकि सर का एक नया उपन्यास हाँ मैं हूँ आने वाला है, तो वो भी समलैंगिकता पे ही आधारित है।
अब समलैंगिकता एक मनोरोग है, मनोविकार है, या फिर ये एक प्रवृत्ति है, इस बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से जान पाएंगे। ये पूरी रचना गुच्चू गरिया जो है एक ऐसे व्यक्ति पे आधारित है जो जिसे आप ये मनोविकार कहिए या उसकी प्रवृत्ति कहिए, उस पे आधारित है। वो लेखक के मामा से प्रेम करता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उनका विवाह होने वाला है, वो आत्महत्या कर लेता है। पाठकों के समक्ष एक प्रश्न सा छोड़ जाता है गुच्चू कि आखिर उसकी क्या गलती थी। अब हमें इस पे विचार करना है, मंथन करना है कि आखिर समलैंगिकता को हम किस वे में लेते हैं। ठीक ऐसे ही आप भी एक बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति हैं जिनकी एक शिष्या है बहुत ही कम उम्र की, और उसके साथ वो उनके बहुत ही अच्छे साहित्यिक संबंध हैं। लेकिन एक बार एक यात्रा के दौरान उनके अंदर के जो मनोभाव हैं वो छिप नहीं पाते और वो कुछ ऐसा कुकृत्य कर जाते हैं जिससे वो अपनी नज़रों में ही गिरने जैसा महसूस करते हैं। इस कहानी को देख के हमें ये शीर्षक पूरी तरीके से सही नजर आता है कि सब तो ऐसे थे ही, आप भी, और यहाँ पे ये शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। अगली कहानी जेठा जो चुनरी उड़ाई रस्म पे आधारित है, एक ऐसी रस्म जिसे हम कहीं से सही नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्त्री है, वो अपने छोटे से देवर को, जो उसके बेटे से महज कुछ एक साल छोटा है या फिर कुछ एक साल बड़ा है, जो भी हो, दोनों दशाएं हो सकती हैं, उन दोनों दशाओं में वो व्यक्ति उसके साथ बेटे की तरह रहता है। लेकिन बेटे के साथ रहते रहते उसके पति का देहांत होता है और उसकी सास उस पर जबरन ये दबाव बनाती है कि तुम्हें इससे विवाह करना पड़ेगा। एक स्त्री जो उसे अपने मातृत्व के भाव से उसे देखती है, वो कैसे उससे विवाह करेगी? वो पूरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पुस्तक में, इस कहानी में सर ने दिया है। उसको पढ़ने के बाद एक औरत के अंदर की व्यथा को आप समझ सकते हैं कि वो किस दौर से गुजर रही होगी, कैसी यंत्रणा वो भोग रही होगी कि एक बेटे से उसे विवाह करना होगा। हालांकि वो देवर है, लेकिन चूंकि वो उसको हमेशा मातृत्व सुख देती आई हुई है, वो उसको एज अ मान ट्रीट करती है, तो किस तरीके से वो अपने पति के रूप में उसे स्वीकार करेगी। अन्य रचनाओं बहुत सारी हैं जिनमें वक्त का परिंदा मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि दो बौद्धिक वर्ग, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अशरीरी प्रेम, प्लूटोनिक लव, जिससे आप सब परिचित होंगे। आप बहुत ही बौद्धिक लोग हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ, तो इस तरीके के प्रेम को ही मैं इसमें भी देखती हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और एक स्त्री है, उनकी सहपाठिनी, दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, पर उन रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आती हैं। पिता नहीं चाहते कि उनका विवाह हो और इस तरीके से धीरे धीरे वो दूर हो जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि प्रौढ़ावस्था जिसे आप कहते हैं, एक किशोर के बाद एक वो और ज़्यादा उम्र को पार करता है, फिर वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। उस दौर में उसको उसकी प्रेमिका वापस मिलती है एक हादसे में, और इलाज के दौरान पता चलता है कि वो दोनों ही वही हैं जो पूर्वकालिक अवस्था जो उनकी थी, पूर्व में वो प्रेमी प्रेमिका थे। इस तरीके से पुनः मिलन होता है और वापस वो एक पहले का गुलाब जो उसके साथ हमेशा रहा करता था उसे देता है और कहता है कि क्या अभी तुम मुझसे विवाह करोगी। यहाँ पे प्रेम जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम सीधे ये कहा गया है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। अब इससे बड़ी खुशी किसी स्त्री के लिए, किसी प्रेमिका के लिए क्या होगी कि उसका जो प्रेमी है उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता है। ये कहानी मेरे दिल को छू गई थी। कोई नया नाम दो, जिस शीर्षक पे मैं बात करना चाहती हूँ। नाता पे पहले मैं बात कर लेती हूँ। नाता भी एक अंश लिखी कहानी है, और जो अगली कहानी है कोई नया नाम दो, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगी और फिर मैं मेरी बात को विराम दूंगी। कोई नया नाम दो एक ऐसे लेखक की कहानी है, हमने अज्ञेय को पढ़ा है, शेखर एक जीवनी पढ़ी है। हम कई बार आरोप लगाते हैं कि वो फ्रायड, एडलर, युंग से प्रभावित हैं, उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हो सकता है कि हमें वही वाला दृष्टिकोण इसमें भी नजर आए कि कोई नया नाम दो का लेखक भी मनोविश्लेषणवादी दौर जैसा गुजरता हुआ नायक हो, जो भी हो। मेरा यह मानना है कि
मुझे लगता है कि हाँ, कहीं हद तक बहुत सारी चीज़ें सही हैं। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि लेखक एक लड़की से अटूट प्रेम करता है, विवाह भी करता है, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां इस तरीके की बनती है कि वो स्त्री कुछ समय बाद किसी और से आकृष्ट हो जाती है, और वो जिससे आकृष्ट होती है वो उसका मुंह बोला भाई है। इस तरीके से परिस्थितियां बन जाती है कि उनके शारीरिक संबंध तक बन जाते हैं। उसके बावजूद उस पति की उदारता कि वो उसे फिर भी स्वीकार कर लेता है, वो कहता है यदि तुम अब भी इसे छोड़ दोगी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, और उसे स्वीकार कर लेता है। यहाँ पे हम एक दृष्टिकोण, एक अलग तरीके का फलक लेखक से हम पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक बार स्त्री अगर घर से 1 घंटे के लिए गायब होती है, 40 बार फोन करके पति पूछता है तुम कहाँ थी। यहाँ पे मैं ये सोचती हूँ कि श्री राम जैसी उदारता आपको अंदर लाने की जरूरत है, जिसकी पत्नी इतने समय तक रावण के साथ उसके घर में रही, लेकिन बावजूद उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसी तरीके का दृष्टिकोण मुझे इस कहानी में इस पात्र का नजर आता है कि वो उसे स्वीकार कर लेता है। फिर से परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो एक असमंजस की स्थिति में उसके साथ एक कत्ल हो जाता, उसके हाथ से कत्ल हो जाता है, और वो कत्ल किसका होता है? उसके प्रेमी का। हालांकि बाद में उसे पता चलता है कि ये एक गलतफहमी थी, वो स्त्री उसके साथ अब पूरी तरीके से उसका साथ छोड़ चुकी है, बावजूद उसके परिस्थितियां ऐसी थी कि उसे लगा कि वो फिर से उसके साथ ऐसे अनैतिक संबंधों में है जिसकी कोई जगह नहीं। और इस तरीके से एक बहुत ही दिलेर प्रेमी, उदात प्रेमी एक हत्यारे में बदल जाता है, अपनी नजरों में गिर जाता है। वो किस यंत्रणा से गुजरता है, किस त्रास से गुजरता है, क्या उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति रही है, वो इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य है। और कोई नया नाम दो, उसको लगता है कि इस रिश्ते को अब क्या नाम दिया जाए। ये पूरी तरीके से एक सशक्त हस्ताक्षर महेंद्र भीष्म सर की एक बहुत ही अच्छी कृति है, और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो इसी तरीके से उत्तरोत्तर अपने साहित्यिक कर्म में अनवरत क्रियाशील रहें और उनकी रचनाएं यूं ही हम तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।